Okay, students, very good morning to all of you. I hope all of you are enjoying your Sunday. और बच्चों, जैसा मैंने आप सबको बताया था, टुडे वी हैव विद अस मिस्टर अभिनंदन दास, और currently he is studying in, not studying, doing research in computer science, University of Paris. Am I right, Abhinandan? Yes. बिल्कुल. And now I'm introducing you, Mr. Abhinandan Das. और अभिनंदन, इससे पहले मैं कुछ बताऊं थोड़ा सा अपने बारे में सारे स्टूडेंट्स को, क्योंकि बड़े एक्साइटेड हैं स्टूडेंट्स. यस प्लीज. तो मैं अभी एक पीएचडी रिसर्चर हूँ यूनिवर्सिटी पाहिसित में, जैसे संजीव सर ने बताया. और मेरा स्कूलिंग भी केंद्रीय विद्यालय में हुआ है, और मैं संजीव सर को वहीं से जानता हूँ काफी साल पहले से. 2010-11 से मैं संजीव सर को जानता हूँ. वो मेरे टीचर भी थे, मुझे भी उन्होंने मैथ सिखाया है. और बस यही. आफ्टर स्कूल जर्नी क्या रही? आफ्टर स्कूल सबकी तरह मैं भी इंजीनियरिंग करने चला गया था. तो मैं अपना अंडरग्रेड तेजपुर यूनिवर्सिटी में कर रहा था, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में. और उसके बाद मैंने थोड़ा सा शिफ्ट किया. अपना मास्टर्स जो था वो मैंने थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस में करा था. तो वो थोड़ा सा एक सबसेट ऑफ मैथमेटिक्स था. तो हमेशा से ही था कि मुझे मैथमेटिक्स को लेके काम करना है. पर इंजीनियरिंग के बाद ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था कि मैं थोड़ा सा मैथ्स में वापस आ सकूं. ओके, यस, कैरी ऑन प्लीज, कैरी ऑन. हाँ, तो उसके बाद वही फिर वैसे रिसर्च में चला गया. जब मास्टर्स किया तो मैंने अपने साथ वाले दोस्तों को देखा, वो रिसर्च की ओर जा रहे थे. सब लोग ज्यादातर पीएचडी करते हैं वहां से. तो फिर मैं थोड़ा सा इंटर्नशिप करा 1-2 साल यहाँ वहाँ. फिर कोविड हो गया. फिर उसके बाद एक अपॉर्चुनिटी मिला मुझे फ्रांस में पीएचडी करने का. तो फिर मैं फ्रांस में चला आया. ओके, अभिनंदन, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये जानने में एक्साइटेड होंगे, मेरे पास मैसेजेस भी शुरू हो गए हैं, ठीक, कि ये फ्रांस में जाने की जो अपॉर्चुनिटी है, ये आपको कैसे पता चली कि मैं फ्रांस में जाकर रिसर्च करूंगा, नॉट इन इंडिया और एनी अदर कंट्री? नहीं, मैं एक्चुअली हर जगह में अप्लाई कर रहा था. इंडिया में भी अप्लाई कर रहा था. आईआईएस बेंगलोर, आईआईटी कानपुर, टीआईएफआर, आईएमएससी चेन्नई, और बाहर में भी अप्लाई कर रहा था. तो अपॉर्चुनिटीज जो है आप उनको ढूंढते रहते हो. आप यूनिवर्सिटी के वेबसाइट्स में जाते हो, जाके चेक करते हो कि क्या कोई पोजीशन निकला है कि नहीं. आप रजिस्टर करते हो यूनिवर्सिटी लेटर मेल्स में, तो आपको मेल आता रहता है कि हाँ एक पोजीशन निकला है, आप अप्लाई कीजिए. तो यूरोपियन यूनिवर्सिटीज में ऐसे अप्लाई किया जाता है, जो थोड़ा सा अलग है यूएस यूनिवर्सिटीज से. ओके, चलिए, बिफोर वी कम टू योर रिसर्च, तो थोड़ा सा फ्रांस के बारे में जानते हैं. आप अपनी यूनिवर्सिटी को क्या बोलते हैं वहां पे? हम अपनी यूनिवर्सिटी को एक्चुअली यूनिवर्सिटी पाहिसिते बोलते हैं. पाइसिटे? हाँ, तो एक्चुअली पेरिस दुनिया भर में उसे पेरिस कहते हैं, पर एक्चुअली फ्रांस में उसे पाही कहते हैं. ओके, कैरी ऑन, कैरी ऑन. हाँ, तो वही तो एक्चुअली हम लोग एक लैब के साथ एसोसिएटेड हैं. तो उस लैब का नाम है IRIF. तो उस लैब का फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट द रिसर्च एंड इंफॉर्मेटिक फंडामेंटल, जिसका मतलब है इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इन थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस. तो मैं वहीं पे काम करता हूँ. मेरे 2 एडवाइजर्स के साथ काम कर रहा हूँ वहाँ पे. तो होपफुली 2024 तक मुझे अपना पीएचडी का डिग्री मिल जाएगा. ओके, वेरी गुड.
चलिए बहुत अच्छा। एंड आपका बेसिकली वहां पे वर्क क्या है हाँ, इसमें कंप्यूटर साइंस में? जैसे हमने कंप्यूटर, बात की कि यू आर डीलिंग विद कंप्यूटर प्लस मैथमेटिक्स। हाँ। तो एक्चुअली कंप्यूटिंग जो है, मैं थोड़ा सा आपको हिस्ट्री बता देता हूँ। वो उसका दो डायरेक्शन है। सो एक एक डायरेक्शन था कंप्यूटर्स का, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पार्ट था एक टाइम पे, फिर वो धीरे धीरे अलग हुआ। और दूसरा पार्ट था कंप्यूटिंग, जो कंप्यूटर से बहुत बहुत पुराना है। जो पहला कंप्यूटिंग, हम लोग बेसिकली एल्गोरिदम डिजाइन करते हैं और फिर प्रूव करते हैं कि वो करेक्ट है, और फिर उस पे उसका वो जो वो जो रन करता है कितने टाइम के लिए रन करेगा, उस पे टाइम बाउंड देते हैं हम लोग। तो एल्गोरिदम जो है वो बहुत बहुत पुराना है। वो अराउंड आई थिंक 1000 एडी में पहला एल्गोरिदम डिस्कवर किया गया था, डिजाइन किया गया था बाय अल-ख्वारिज़मी, जो अलजेब्रा का भी फादर है। वो दिस इज एज ओल्ड एज अलजेब्रा। पर बाद में उसे उसको मतलब सही वेटेज मिलना स्टार्ट हुआ जब कंप्यूटर्स को इन्वेंट किया गया, और फिर कंप्यूटर्स में एल्गोरिदम्स रन किया गया, तब जाके वो अ, उसको मतलब अलजेब्रा जितना फोकस मिलना स्टार्ट हुआ, जो बहुत अराउंड 100 इयर्स होगा। एल्गोरिदम की अगर मैं बात करूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स कोडिंग भी सीख रहे होंगे इंडिया में, क्योंकि आजकल टाइम इसका है। तो एल्गोरिदम में बेसिकली आप किन ऑपरेशंस को वहां पे डील करते हैं, या किन ऑपरेशंस पे आप रिसर्च करते हैं मैथमेटिक्स के? हाँ, तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। कैसे मतलब ये एल्गोरिदम सबने देखा हुआ है, क्योंकि स्कूल में हम लोग सब पढ़ते हैं, जिसे यूक्लिड्स एल्गोरिदम फॉर कंप्यूटिंग, एचसीएफ कहा जाता है, आई हाईएस्ट कॉमन थिंक हाँ, फैक्टर। सब स्टूडेंट्स ने 10th क्लास में ये किया होगा, जो अभी 10th में है वो कर रहे होंगे। हाँ, एचसीएफ। बिल्कुल, ओके। एचसीएफ। तो सवाल हम लोग कैसे सवाल के साथ डील करते हैं कि हमें तो एल्गोरिदम पता है कि कैसे एचसीएफ निकालते हैं। सवाल है कि वो एचसीएफ क्यों निकालता है, वैसे वो प्रोसीजर फॉलो करने से एचसीएफ क्यों निकल जाता है, और एचसीएफ ही निकलेगा हमेशा, उसका क्या गारंटी है। तो फिर आपको उसके लिए एक मैथमेटिकल प्रूफ लिखना पड़ेगा कि हाँ, मैं अगर ये सेट ऑफ ऑपरेशंस करूंगा तो उससे एचसीएफ हमेशा एचसीएफ निकलेगा दो नंबर के बीच में। दैट इज बेस्ड ऑन मतलब कंप्यूटर? दैट इज नॉट रियली, दैट इज बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स। उसमें ओके। कंप्यूटर का कोई रिलेशन नहीं है। तो कंप्यूटिंग इसीलिए, जो कंप्यूटिंग जो है वो बहुत पुराना है, वो कंप्यूटर से भी पुराना है। वो ओके। बेसिकली एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो आप मतलब करते हो, और फिर वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हमेशा आपको एक सोल्यूशन की ओर लेके जाएगा। उसके लिए आपको प्रूफ करना पड़ता है कि हाँ, ये सही सही हो रहा है हमेशा। ओके, चलिए इस पे भी हम बात करेंगे। मेरे पास क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं। स्टूडेंट्स एल्गोरिथम के बारे में पूछेंगे, वो तो चलो बच्चे मैं भी बता दूंगा। एक थोड़ा सा और कि जो स्टूडेंट्स इंडिया से मान लीजिए फ्रांस मूव करना चाहते हैं फॉर देयर हायर स्टडी, तो इकोनॉमिकल फैक्टर कितना का काम आता है, कितना को उनको चाहिए आ, ये एक रिसोर्सेज? बहुत अच्छा, हाँ, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मैं आपको एक अच्छा बात बताता हूँ। फ्रांस में आपको एक्चुअली में उतना रिसोर्स नहीं चाहिए, मतलब एटलीस्ट स्टडी के लिए उतना रिसोर्स नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप मास्टर्स कर रहे हो तो प्रोबेबली आपका जो फी होगा वो फ्री होगा, अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज में मास्टर्स कर रहे हो तो। एंड इन प्राइवेट यूनिवर्सिटी? प्राइवेट यूनिवर्सिटी का मुझे उतना आइडिया नहीं है। हम्म। आ, पर मैं इतना जानता हूँ कि आपको गवर्नमेंट की ओर से मतलब गवर्नमेंट की तरफ से काफी हेल्प मिलता है। ओके। पर एक प्रॉब्लम है, वो है आपको फ्रेंच सीखना होगा, क्योंकि यहाँ पे जनरली इन लोग इंग्लिश नहीं बोलते हैं। मैं इसी क्वेश्चन पे आ रहा था। बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर अभिनंदन को बोलिए कि हमें फ्रेंच बोल के दिखाए। उन्होंने कितनी सीख ली अभी तक फ्रेंच वहां? मैं बहुत ज्यादा तो सीखा नहीं हूँ, बहुत थोड़ा बहुत सीखा हूँ। मैं अपने आप को फ्रेंच में इंट्रोड्यूस जरूर कर सकता हूँ। चलिए वही कर तो दीजिए, स्टूडेंट्स चलिए, थोड़ा सा एक्साइटेड हैं इस बारे में। चलिए। तो bonjour, je m'appelle Avinandan, je suis ancien doctorant à l'Université Paris-Cité et IRIF. J'habite à Paris, mais je suis de Londres. तो
इसका मतलब है बोंजोर का मतलब है हाय, जो आप लोग जानते होंगे। जमापेल अभिनंदन मीन्स मेरा नाम अभिनंदन है। जे suis un CNRS डॉक्टरांत का मतलब है मैं एक CNRS डॉक्टोरल फेलो हूँ यूनिवर्सिटी पाही सिटे और इरिफ में, जो मेरा लैब का नाम है। जाबिता पाही का मतलब है मैं पेरिस में रहता हूँ। मैं जे suis द लैंड, इसका मतलब है बट मैं इंडिया से हूँ। ओके अभिनंदन, अगर आपको फ्रेंच उतनी नहीं आती तो फिर आप पब्लिक डीलिंग कैसे करते हो यूनिवर्सिटी में इन योर रिसर्च? आपके कुलीग तो वहाँ फ्रेंच के ही होंगे, फ्रेंच ही होंगे सारे। सो मेरा मेरा जो लैब है वो इंटरनेशनल लैब है, इसीलिए वहाँ पे सब लोग इंग्लिश बोलते हैं। ओके। एटलीस्ट लैब के अंदर, एटलीस्ट जो ऑफिस है उसके अंदर सब इंग्लिश बोलते हैं। पर आप जब बाहर जाओगे, यूनिवर्सिटी के बाहर मतलब लैब के बाहर जाओगे, तो आपको दिखेगा, आपको मतलब वो डील करना होता है। जैसे आप सुपरमार्केट में चले गए, वहां पे कोई इंग्लिश नहीं बोलेगा, या फिर रास्ते में किसी से बात हुआ तो वहां पे कोई आपसे इंग्लिश में नहीं बोलेगा। उनको आता नहीं है, वो फ्रेंच बोलते हैं मोस्टली। तो फिर आप बेसिक कम्युनिकेशन का बेसिक रूल है कि आपको कोई लैंग्वेज आना जरूरी नहीं है। आपको अगर कम्युनिकेट करना है तो आप इशारों में कम्युनिकेट कर सकते हो, या फिर आपके पास गूगल ट्रांसलेट है, आप उस पर लिख दो, कुछ लिख के उसको फ्रेंच में ट्रांसलेट कर दो, करके उनको दिखाओ। वो एक एक्साइटमेंट और एक एडवेंचर है। थोड़ा सा डिफिकल्टी भी होता है, कभी होता था, अभी भी होता है कभी कभार। पर आप वैसे करके आप वैसे ही सीखते हो। एक जब आप जाते हो कहीं नए जगह पे, तो आप उसका लैंग्वेज वैसे पिक करते हो, धीरे धीरे सीख भी जाते हो? मींस लैंग्वेज इज नॉट अ प्रॉब्लम देयर। हो। नॉट रियली। थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा मतलब एडवेंचरस हैं, थोड़ा सा आप अगर आप खुद के कंफर्ट जोन से बाहर जाना मतलब जाने के लिए रेडी है, तो कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। मैं सरवाइव कर रहा हूँ, कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। एंड अभी टाइमिंग क्या है आपके वहां पे, और मौसम कैसा है वहां पे? मौसम यहाँ पे जनरली थोड़ा सा ठंडा है, और टाइमिंग 1.5 आवर का लैग, सॉरी 3.5 आवर का लैग है इंडिया के टाइम से। तो अभी अभी टाइम हो रहा है हमारे यहाँ पे 7:44। एएम। हाँ, AM। ओके, तो वी हैव 11:40 हाँ। एएम। चलिए अब हम थोड़ा सा अपने टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों का यही आ रहा है कि आपको मैथ ने कितनी हेल्प की आपकी कंप्यूटर साइंस? बहुत ज्यादा, मतलब हम लोग मैथ ही करते हैं। अगर नाम कंप्यूटर साइंस है, पर हम लोग ज्यादातर बोर्ड में ही रहते हैं। प्रूफ और ये सब थ्योरम प्रूफ करते हैं, कॉम्बिनेटोरिक्स और प्रोबेबिलिटी करते हैं। और जो अभी जो क्लास 10th 11th 12th में जो मैथ किया जाता है, उसका इम्पोर्टेंस आपको समझ में आएगा जब आप इस लेवल पे काम करोगे। वो बेस होना बहुत जरूरी है। स्टूडेंट्स कीप दिस थिंग इन माइंड। अभिनंदन अब उस स्टेज पे है जिस पे वो आपको कह रहा है कि स्टे फोकस्ड ऑन योर 8th 9th 10th 11th 12th मैथ if you want to pursue your career in computer science or in mathematics. Am I right, हाँ, Abhinandan? बिल्कुल बिल्कुल। आप कोडिंग करने भी अगर जाओगे, तब भी आपको बहुत जरूरत पड़ेगा इसका। तो मतलब आप बेस अभी से क्लियर करके रखिए अपना। जो भी बेसिक मैथमेटिकल फाउंडेशन है, उसी पे आपका सब कुछ बिल्डिंग बनेगा। तो बेस जितना स्ट्रांग होगा उतना अच्छा है आपके लिए। ओके, अगर हम आपकी रिसर्च की बात करें, जैसे मोस्टली स्टूडेंट्स अभी मैथ के हैं जो ज्वाइन कर रहे हैं मीटिंग को, तो कुछ ऐसी टिप्स जो आप उनको 9th 10th 11th 12th के लिए देना चाहते हैं व्हेन दे आर स्टार्टिंग देयर कैरियर इन मैथमेटिक्स, और इसमें कोडिंग का कितना रोल है? विल दे स्टार्ट नाउ और ये बाद में भी हो सकती आप कोडिंग आप कर सकते अभी से। ठीक है, मैथमेटिक्स हो गए। दो क्वेश्चन है यहाँ पे है? मैथमेटिक्स पे क्या। एक मैथ। बेसिकली मैथमेटिक्स में मैं मुझे जितना लगता है कि आप एक अपने अंदर एक क्यूरियोसिटी इनकलकेट कीजिए, जहाँ पे आप हर स्टेप को क्वेश्चन करते हो, टटोल के देखते हो,
कोई टेक्निक आपने सीखा है तो फिर उस पे सवाल कीजिए कि ये टेक्निक क्यों काम कर रहा है, ताकि आप उस टेक्निक को ढंग से समझ सको, ना कि मतलब उस टेक्निक को जस्ट फॉलो करो। तो वो एटीट्यूड अगर आप अपने अंदर लाते हो स्टार्टिंग से, तो मेरे ख्याल से वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक एटीट्यूड है। वो एक तरह का मतलब फिर वो आपका एक पर्सनैलिटी ट्रेट बन जाता है कि आप कोई भी नया टेक्निक देखते हो तो आपको हमेशा ये होता है कि ये क्यों काम कर रहा है। और दूसरा चीज है आप कॉम्बिन एटलीस्ट मैं अपने फील्ड में ये कह सकता हूँ कि कॉम्बिनेटोरिक्स और प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे याद है कि जब हम लोग प्रोबेबिलिटी कर रहे थे तो थोड़ा सा डर लगता था हमेशा प्रोबेबिलिटी से, पर अभी उसी से डील करते हैं हम लोग। तो ओके। वो थोड़ा सा अगर स्ट्रेंथन कोई कर देगा तो मतलब बहुत ही बढ़िया बढ़िया हो जाता है। मींस जब भी कोई स्टूडेंट कॉन्सेप्ट सीखे मैथमेटिक्स में, हाँ, तो उनको बिल्कुल इन डेप्थ जाना चाहिए कि हाँ, जो भी उसमें क्वेश्चंस वो क्रिएट कर सकते हैं विद देयर टीचर्स या ट्यूटर्स। तो ये हाँ, व्हाई व्हाट वेयर एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन जो भी उनके माइंड में आता है वो मतलब क्लियर होना चाहिए। क्लियर होना चाहिए और बेझिझक पूछ देना चाहिए। मतलब ये नहीं कि अरे ये थोड़ा सा स्टूपिड लग रहा है, ये पूछूंगा तो पूछेंगे तो क्या होगा, मतलब वैसा नहीं, कुछ भी मतलब कोई भी सवाल हो, मतलब आस्क इट एंड यू शुड हैव क्वेश्चंस। एंड व्हाट अबाउट कोडिंग? हाँ, तो अभी कोडिंग अभी ना ऐसा इंडिया में ये ट्रेंड चल रहा है कि कोडिंग सीखनी चाहिए। तो जैसे आप अब दोनों फील्ड्स को साथ साथ लेके जा रहे हैं, कंप्यूटर प्लस मैथ, तो कोडिंग कितनी इम्पोर्टेंट है और किस स्टेज में इम्पोर्टेंट है? तो मैं अपने बारे में बताता हूँ। मैंने कोडिंग अब एक्चुअली अपने हायर सेकेंडरी मतलब 11th 12th में स्टार्ट किया था। मैंने कोडिंग, मैंने हम्म, कंप्यूटर साइंस लिया था। हम्म, तो वो अब मैं आपको मैं आई विल एडमिट कि मतलब अगर आप कोडिंग जितना जल्दी स्टार्ट करते हो उतना आपके लिए एडवांटेजियस होता है। आप सीखते हो कि उसका एक सोचने का एक तरीका होता है जो मतलब आपको थोड़ा सा मतलब टाइम लगता है वो सोचने के तरीके को अपनाने में। पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप अगर लेट स्टार्ट करोगे तो यू आर लेफ्ट बिहाइंड और एनीथिंग। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिन्होंने मतलब इंजीनियरिंग में आके अपना कोडिंग का करियर स्टार्ट किया और आज बहुत बड़े पोजीशन पे। ओके। अगर थोड़ा बहुत अर्ली हो जाए, जैसे 9th 10th या 11th 12th में थोड़ा सा ऑल हो ऑल जाए। बेटर, मतलब 9th 10th में अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो मतलब बहुत अच्छा है, मतलब बहुत ही अच्छा है। इससे एक्चुअली आपको वो भी आपका एक मतलब रिगोरस थिंकिंग स्किल भी डेवलप करता है अगर आप कोडिंग स्टार्ट करते हो। क्योंकि आपको फिर वो कोड डिजाइन करना होता है, उसके लिए थोड़ा सा रिगोरस थिंकिंग चाहिए। आप मतलब छोटे छोटे केसेस कैसे हैंडल करते हैं वो सब चाहिए होता है। तो अगर आप मतलब 9th 10th में भी स्टार्ट कर रहे हो तो बहुत अच्छा है। मतलब आई वुड सजेस्ट कि आप स्टार्ट कर दीजिए। ओके। एंड कुछ बच्चों के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि हाँ, जैसे अभिनंदन ने बताया कि कोडिंग कोडिंग के बारे में, तो वहां पे भी स्टूडेंट्स का जो स्टडी पैटर्न है, अगर आप थोड़ा बहुत अपने सराउंडिंग में देखते होंगे, वो इंडिया जैसा है या थोड़ा सा डिफरेंट है स्कूल सिस्टम? स्कूल सिस्टम मैं स्कूल स्टूडेंट से बहुत ज्यादा इंटरेक्ट नहीं किया हूँ, पर मैं हम्म, जो थोड़ा बहुत देखा हूँ सिस्टम मोर और लेस हमारे हमारे देश में जैसा है वैसा ही है। बस उनके यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि मतलब इतना कंपटीशन नहीं है जितना कंपटीशन हमारे यूनिवर्सिटीज में घुसने के लिए होता है। हम्म, तो उनके यहाँ पे जैसे ये गारंटी है कि कोई भी जो भी फ्रेंच बच्चा होगा वो हमेशा किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में चला जाएगा। मतलब ये गारंटी है, उनको पब्लिक यूनिवर्सिटी को एडमिट करना होता है स्टूडेंट्स को। ओके। तो जैसे तो हमारे इस यहाँ पे अभी जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं या जितने भी आगे हैं, तो मोस्टली दे आर थिंकिंग फर्स्ट, देयर फर्स्ट थिंकिंग इज आईआईटी और जेई, आईआईटी जेई बिल्कुल, और नीट, एंड बिल्कुल। देन दे विल गिव द सेकंड थॉट टू अदर थिंग्स लाइक हाँ, रिसर्च और समथिंग एल्स। हाँ, बिल्कुल। ये एक थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक पार्ट है। पर ऑब्वियसली इंडिया के कॉन्स्टेंट्स भी वैसे हैं, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं। पर हाँ, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। मतलब आपको हमेशा एंट्रेंस में फोकस करना होता है और और रिसर्च और ये सब के बारे में बाद में सोचना होता है। पर इवन आपको अगर एंट्रेंस भी देना है तो फिर मतलब उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है कि आपको क्यूरियोसिटी तो रखना ही पड़ेगा। आप टेक्निक्स को जानिए,
अच्छा है, पर आपको उसको अप्लाई भी करना होगा। तो अप्लाई करने के लिए जो आप जो क्वेश्चनिंग जो आप करते हो वो आपको तब भी करना ही होगा। सो दैट स्किल इज इंडिपेंडेंट ऑफ रिसर्च, वो आपको इवन एंट्रेंस एग्जाम्स में भी हेल्प करेगा। ओके और दूसरा जो कोडिंग का आपने बताया, स्टूडेंट्स अगर बेसिकली एक स्टूडेंट्स 8 से 12th क्लास में रीड कर रहा है, आपको पता है इंडिया में कंपटीशन ज्यादा है, एवरीबॉडी इज डूइंग देयर बेस्ट टू गेट सम गुड कॉलेज, तो कितना का टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए कोडिंग के लिए? कोडिंग में मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उसे एज ए गेम की तरह या पजल सॉल्विंग की तरह ले। क्योंकि बेसिकली वही हम लोग यही करते हैं, कोडिंग भी होता है और एल्गोरिदम डिजाइन भी जो होता है वो बेसिकली पजल सॉल्विंग टाइप चीजें होती हैं। तो आप उसको अगर एज ए करिकुलम नहीं लेके उसे अगर एज ए एंजॉयमेंट या फ्री टाइम में आप जो सोचते हो, जो सुडोकू सॉल्व करते हो, उसकी तरह लेंगे तो वो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि अगेन एट नाइन्थ 10th 11th 12th वो टाइम थोड़ा सा प्रेशर वाला टाइम होता है। आप एंट्रेंस और ये सब के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हो, तो अ, अगर कोडिंग के लिए भी अलग से टाइम निकालना पड़ा तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैं कहूंगा कि उसको वही एज ए फ्री फ्री टाइम फ्री टाइम में जो आप थोड़ा बहुत सोचते हो उसमें अगर थोड़ा सा सोचोगे तो वो ज्यादा अच्छा है। मींस उसको एज ए एक्टिविटी लेना चाहिए, एज ए एक्स्ट्रा हॉबी लेना एक्टिविटी, चाहिए, हॉबी एज ए लेना चाहिए। हॉबी, हाँ बिल्कुल, एज ए हॉबी ले लीजिए। और एक थोड़ा सा और अभिनंदन, कल्चरल डिफरेंस क्या है यहाँ के और हमने फ्रांस के बारे में बहुत कुछ सुना हुआ है, यू आर देयर, तो हाँ कितना डिफरेंस है हमारे लोग, जैसे वो फैशन कैपिटल मानते हैं हम, जैसे आप जिस सिटी में रह रहे हो, और बहुत सारे बच्चे पूछे कि अभिनंदन सर ने भी क्या ये पोनीटेल उसी कल्चर डिफरेंस की वजह से रखी है? नहीं नहीं नहीं, पॉलीटेल का स्टोरी ये है कि पेंडेमिक में मैं बाल कटवाने नहीं जा रहा था। ओके। तो मेरा बाल लंबा हो गया, उसके बाद मैंने कटवाया नहीं क्योंकि अच्छा लग रहा था। ओके, तो तो जनरली यहाँ पे जो हम सुनते हैं फ्रेंच, मतलब फ्रेंच कट और ये पोनीटेल, ये कल्चरल का पार्ट है या हमें वैसे ही पता है? नहीं, वो ऐसे ही है, कल्चरल पार्ट है, आपको यहाँ पे वो मिल जाएगा। आप वो मैं मुझे जितना कल्चरल दिखता है वो आप वो खाने में दिखता है। ओके। खाने वाला कल्चर थोड़ा सा है वहाँ, यहाँ पे यहाँ के पेस्ट्रीज बहुत वर्ल्ड फेमस है। तो या फिर खाने का जो स्टाइल है उसमें आपको थोड़ा सा कल्चर दिखेगा कि आपको फोर्क एंड नाइफ यूज करना होगा। आप फिर वो सीखते हो कि कैसे यूज करते हैं। फिर खाने का एक एक वो होता है, एक ऑर्डर होता है जहाँ पे आप ब्रेड होता है, चीज होता है, तो वो आप कैसे खाते हो। तो वो पर इन चीजों को मतलब वो बुरा मानते हैं अगर हम उनके इस कल्चर को थोड़ा सा नहीं फॉलो करते? बुरा नहीं मानते हैं, पर वो थोड़ा सा आपको आपकी ओर देखेंगे कि अचानक से अगर आप कुछ और करोगे तो वो थोड़ा सा मतलब शॉक हो जाएंगे और देखेंगे आपको, क्या रे ये क्या कर रहा है ये आदमी। हम्म। तो फिर आप उसको सीखते हो या फिर नहीं, हम भी मोस्टली स्टूडेंट जितने हम जाते हैं किसी रेस्टोरेंट्स में और देखते हैं वहां पे जो फॉरेन डिशेस के नाम हमें तो प्रोनाउंस करने में बड़ी दिक्कत आ जाती हाँ है कई बिल्कुल बार। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, वो अभी भी हो रहा है, सेम है, मतलब वो इवन फ्रेंच लोगों को भी प्रोनाउंस करने में दिक्कत आता है। मतलब ये कलिनरी इनका बहुत मतलब डाइवर्स है, तो और नाम पता नहीं बहुत ही अजीब गरीब रख देते हैं। अजीबो गरीब नहीं पर कॉम्प्लिकेटेड। ओके। एंड अभिनंदन एक चीज और, व्हेन यू आर डूइंग रिसर्च देयर, तो वो कोई आपको फाइनेंशियल हेल्प भी करते हैं? हाँ हाँ, मैं एक्चुअली यहाँ पे जब मैं रिसर्च कर रहा हूँ वो एक्चुअली एक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, तो मुझे सैलरी मिल रहा है। तो ओके। मेरा एक फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन किया मैंने सीएनआरएस के साथ। ये तो सीएनआरएस मतलब क्या है इसका सीएनआरएस फुल फॉर्म? सीएनआरएस एक्चुअली उसका फुल फॉर्म बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा नाम है कुछ, हम्म। मुझे अभी याद नहीं है। तो हम हम्म। लोग सीएनआरएस ही कहते हैं। वो एक्चुअली एक बॉडी है सीएसआईआर जैसा। अच्छा अच्छा अच्छा, बॉडी का नाम, ठीक है। हाँ, बॉडी का नाम है। तो वो एक्चुअली एक एम्प्लॉयमेंट बॉडी है, उसी के साथ उसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइंड है, मतलब। तो उन्होंने ही मुझे एम्प्लॉय किया हुआ है, तो सैलरी भी उनसे आता है। ओके। एंड आपका बेस्ट हो जाता है, अभी घर से तो नहीं आता होगा कुछ, यू आर नहीं डूइंग नहीं। योर हाँ ओन? हाँ, नहीं नहीं, वो पूरा मैं सैलरी पे डिपेंडेंट हूँ।
ओके। और जैसे आप रिसर्च में आप कितना टाइम देते हो, मतलब आपका डे टाइम वर्क क्या होता तो यहाँ पे ये भी एक फ्रेंच कल्चर का पार्ट है। यहाँ पे लोग 9 से 5 करते हैं, उसके बाद है? ओके। कुछ नहीं करते। तो मैं भी वैसा हो गया हूँ अभी। 9 to 5 में काम करता हूँ ऑफिस में, फिर घर आ जाता हूँ, फिर घर पे फिर सोशलाइज करते नहीं तो घर पे आके भी कोई रिसर्च का पार्ट हो सकता है? हैं। हाँ हो सकता है, पर जनरली ये कल्चर नहीं है, तो वो कोई करता नहीं है। फिर आप सोशलाइज करते हो, जाते हो, दोस्तों से मिलते हो। हम्म। नहीं वैसे हम इंडियन तो इस बात के लिए पॉपुलर है ना कि हम तो 24 आवर वर्क करने वाले नहीं हैं। नहीं नहीं नहीं, आप यहाँ नहीं। बर्नआउट यहाँ पे नहीं है, और करना भी नहीं चाहिए। आपको बर्नआउट हो जाएगा, आप मतलब बहुत जल्दी बर्नआउट हो जाओगे और फिर ओके। डिप्रेस्ड हो जाओगे। तो ओके, और दूसरी चीज यहाँ पे मतलब आप, अगर हम फ्रांस में देखें, ठीक है, यहाँ कितना डिफिकल्ट है सेटल होना या इजी है, अगर कोई स्टूडेंट आफ्टर 12th यहाँ मूव करना चाहता डिफिकल्टी मुझे जितना लगता है, डिफिकल्टी बस कोई भी अगर डिफिकल्टी आया तो वो डिफिकल्टी लैंग्वेज में आएगा। है? वो मेन डिफिकल्टी है। थोड़ा सा डिफिकल्टी वेदर के साथ भी है। यहाँ पे बहुत ठंड पड़ता है, तो अगर आपको मतलब ठंड टॉलरेट करने में डिफिकल्टी हो रहा है, तो उसमें भी थोड़ा सा डिफिकल्टी आएगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। और मैं वो अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि मैं भी फ्रांस से पहले मैं किसी मतलब फ्रांस मेरा पहला इंटरनेशनल कंट्री है जहाँ पे मैं विजिट मतलब आया। हम्म। और बहुत दिक्कत नहीं हुआ, मैं रिलेटिवली इजीली सेटल हो गया। और अगर कोई स्टूडेंट्स आफ्टर ग्रेजुएशन या आफ्टर 12th मतलब यहाँ पे आना चाहे, तो बेस्ट वो उसका प्री स्टडी क्या होनी चाहिए? मतलब सपोज दैट आफ्टर ग्रेजुएशन कोई स्टूडेंट सेटल होना चाहता है यहाँ पे हाँ इन एनी फील्ड, तो यहाँ पे किस चीज की अपॉर्चुनिटी ज्यादा है फॉर इंडियंस? हाँ, अपॉर्चुनिटी देखिए, आप कंप्यूटर साइंस में अगर आप काम कर रहे हो तो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है ऑब्वियसली। आपको इंजीनियरिंग जॉब्स मिल जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको इसका आंसर नहीं दे सकता, मुझे पता नहीं एक्चुअली यहाँ पे लोग क्या क्या एग्जैक्टली करते हैं। और मैनेजमेंट के बहुत सारे लोग मुझे दिखते हैं यहाँ पे, जो मैनेजमेंट करने आते हैं। या फिर इवन यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है सियान्सपो, जो डिप्लोमेट्स ट्रेन करता है। ओके। तो वहाँ उसके भी कई कई सारे स्टूडेंट्स आते हैं। उसके बाद वो अलग अलग एम्बेसीज में नौकरी करते हैं, या किसी ऑर्गेनाइजेशन में, यूएन में काम करते हैं। तो आप वो भी कर सकते हो। मतलब इंजीनियरिंग यहाँ का बेस्ट फील्ड है अगर इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बचा आ रहा इंजीनियरिंग वन ऑफ द गुड फील्ड्स है। है? पर ओके। मैं पर ऐसा नहीं है, मैं कई सारे एरियाज के, इवन लोग आर्ट आर्ट करने भी आते हैं, मतलब आर्ट स्टडी करने भी आते हैं, क्योंकि पेरिस एक आर्ट कैपिटल भी है। हाँ यस, ये तो मानते हैं, फैशन कैपिटल भी बोलते हैं। फैशन कैपिटल भी है, फैशन स्टडीज हम्म। करने भी आते हैं लोग। हम्म। अच्छा एक चीज और, बिकॉज यू आर डीलिंग कंप्यूटर साइंस एंड मैथमेटिक्स, वहां के मतलब आपको क्या कंपैरिजन लगता है इंडियन स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स एंड अदर कंट्रीज, कितना हाँ। डिफरेंस है? मतलब हम ज्यादा मैथ पढ़ रहे हैं या वो कम पढ़ रहे हैं, या हाउ यू सी दैट ऑल सिनेरियो? तो उनके यहाँ पे ऐसा है कि उनके यहाँ पे एक एक चीज है कि वो लोग एक लेवल पे दे स्टार्ट टू स्पेशलाइज, मतलब एक एरिया पे फोकस करने लगते हैं। ओके। तो हमारे यहाँ पे जैसा है कि आप 11th 12th में आप 3 एरियाज को खींचते हो एक साथ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। कोई अगर बायोलॉजी एंट्रेंस दे रहा है तो वो बायोलॉजी भी खींच रहा है। तो हम्म। उनके यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा है कि सॉरी, हम्म। उनके यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा है कि इंजीनियरिंग सॉरी जो स्पेशलाइजेशन है उनका, वो स्पेशलाइजेशन के हिसाब से वो लोग अपने इंटरेस्ट के हिसाब से एक स्पेशलाइजेशन चूज कर लेते हैं, फिर उस पर बहुत फोकस करते स्पेशलाइजेशन वो कब करते हैं, मतलब आफ्टर 10th या उससे हैं। पहले? आफ्टर आफ्टर 10th, सो उनके यहाँ पे ऐसा है कि आफ्टर 10th उनका 4 साल का स्कूलिंग होता है। उसके बाद हमारे ओके। यहाँ पे जैसे 2 साल का स्कूलिंग होता है, उनके यहाँ पे ओके। एक्चुअली वो एक ऑप्शन है। आप 4 साल स्कूलिंग कर सकते हो। वो लोग उसको खेपा कहते हैं, जो एक स्पेशल स्कूल होता है हम्म। जहाँ पे वो जाकर अपना अपना स्पेशल अपना जो इंटरेस्ट है उस पर स्टडी करते हैं।
तो खेपा का जो लास्ट का 4 साल का जो लास्ट का 2 साल होता है वो एक्चुअली यूनिवर्सिटीज के साथ कोलाबोरेशन होता है। आप उसके जो क्रेडिट्स आप जो एक्वायर करते हो वो एक यूनिवर्सिटी में जाके आप उसको यूज कर सकते हो कि हाँ ठीक है, मैंने ये 4 साल का स्पेशल स्कूलिंग किया है, तो मैं अभी फर्स्ट ईयर से नहीं, मैं सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर से पढ़ना स्टार्ट करूंगा। और फिर वो ग्रेड के हिसाब से मतलब डिसाइड होता है कि आप जा सकते हो कि नहीं। फिर उसके बाद ये डिसाइड कर, हाँ, फिर उसके बाद डिसाइड करता है। तो उनका ओके। मुझे जितना दिखा, उनका जो मैथमेटिकल नॉलेज है वो काफी अच्छा है। मतलब मुझे पता नहीं हमारे हमारे लेवल से कितना अच्छा है, पर मतलब दे आर वेरी गुड इन, स्पेशली इन मैथ्स। और अभी आपने वहाँ टीच करना शुरू किया, क्योंकि जो रिसर्च स्कॉलर होते हैं जनरली दे टीच देयर इन हाँ, क्लासेस। तो मैं एक्चुअली अभी प्लान कर रहा हूँ कि ये जो नेक्स्ट एकेडमिक ईयर होगा, जो सितंबर से स्टार्ट होगा, तो मैं उस एकेडमिक ईयर में स्टार्ट करूंगा। तो मुझे थोड़ा सा एक्चुअली यहाँ पे जो टीचिंग होता है वो फ्रेंच में होता है, तो मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया वो लैंग्वेज सीखने में। अभी भी मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि पढ़ा पाऊंगा कि नहीं मेरे फ्रेंच के लेवल में, पर हाँ ओके, प्लान है कि अगले अगस्त सितंबर में स्टार्ट करूँ। चलो ये तो अच्छी बात है। नाउ वी आर बैक टू आवर रिसर्च, क्योंकि बेसिकली आज का हमारा जो टॉपिक था वो यही था कि स्टूडेंट्स अगर इस फील्ड में जाना चाहते हैं मैथमेटिकल बैकग्राउंड के साथ कंप्यूटर में, ठीक, तो कंप्यूटर आपको यू नो इट वेरी वेल कि कंप्यूटर भी आजकल 11th-12th का एक सब्जेक्ट हो गया है। बिल्कुल। तो वो कितना रेलेवेंट रहा कि कंप्यूटर साइंस अगर आप 11th-12th से स्टडी करें या ग्रेजुएशन में ही स्टडी करें? आप अगर 11th-12th से स्टडी कर रहे हो तो इट्स बेटर, क्योंकि आपको फिर वो सोचने का तरीका पता है कि आप कैसे एक प्रोग्राम लिखने के लिए कैसा सोच होना चाहिए, वो आपको ऑलरेडी पता है। पर फिर आपको वो स्किल जो आप डेवलप करना स्टार्ट करते हो 11th-12th में, उसको जाके फिर आपको तलाशना भी होता है इंजीनियरिंग में। तो कई सारे लोग ऐसा, ये जरूरी नहीं है कि आप कंप्यूटिंग 11th-12th में स्टार्ट करना एकदम कंपलसरी है। आप कई सारे लोग इंजीनियरिंग में जाके भी पहली बार कंप्यूटिंग करते हैं, फिर वो थोड़ा स्ट्रगल करते हैं, फिर वो सीख जाते हैं। मतलब कोई बहुत ऐसा एडवांटेज नहीं मिलता है, पर हमेशा इट इज गुड इफ यू स्टार्ट अर्ली। मतलब अगर कोई 11th-12th में लेके चल रहा है तो दैट्स द गुड ऑप्शन, बट अगर नहीं भी लेके चल रहा तो कोई मतलब डोंट इश्यू वरी, नहीं। मतलब हाँ वैसा नहीं है कि फिर मैं कंप्यूटर करूंगा ही नहीं, कंप्यूटर साइंस करूंगा नहीं क्योंकि मैं पीछे पड़ गया 11th-12th में ले लिया था, ऐसा मत सोचिए। मतलब इट्स फाइन। और कुछ ना बच्चों के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मैं अभी क्वेश्चंस लूंगा बच्चों के। बिल्कुल। ठीक, तो पहला क्वेश्चन तो एज एक्सपेक्टेड आपने सबने देख लिया, मैंने पोस्ट कर दिया कि अभिनंदन सर से पूछिए कि वो क्या एफएल टावर जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं आईफिल टावर गया हूँ, उसको देखा भी है। पर मुझे ऐसा लगता है कि पेरिस में आईफिल टावर से ज्यादा सुंदर चीजें हैं। तो आप लूव, एक म्यूजियम है लूव करके, फेमस म्यूजियम है जहाँ पे मोनालिसा का पेंटिंग है, आप उसमें जाइए या जाके खो जाइए पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स और एंशियंट हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स में। ओके, एंड दूसरा जो मेरे पास क्वेश्चंस की सीक्वेंस आ रही है, हाँ, आर्ट में बच्चे जैसे अभिनंदन ने बताया, दूसरा क्वेश्चन आ रहा था कि आर्ट में कोई अपॉर्चुनिटी है? सो मेनी अपॉर्चुनिटी, कैपिटल ऑफ आर्ट हम बोलते हैं, तो वो तो होंगी शायद। अभिनंदन, कैन यू गाइड समथिंग अबाउट आर्ट टू स्टूडेंट्स? हाँ, तो आप एक्चुअली आप एक काम कीजिए, आप एक काम कर सकते हो, आप यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस के वेबसाइट्स में जा सकते हो। यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस एक्चुअली बहुत सारे यूनिवर्सिटीज है, आप उनके वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हो कि वो कैसे आर्ट प्रोग्राम्स, किन किन आर्ट प्रोग्राम्स पे वो कोर्स ऑफर कर रहे हैं। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि आर्ट प्रोग्राम पे कैसी कोर्सेज ऑफर होती है। आप, मेरे कुछ दोस्त हैं जो ये कर रहे हैं स्कल्पटिंग और आर्ट्स, तो अगर आप लोग बहुत इंटरेस्टेड हो तो मैं उनको पूछ के आपसे आपको इन्फॉर्म कर सकता हूँ। मतलब सब ये सब ऑनलाइन होता है प्रोसेस, जो भी कोई यहाँ पे भी कुछ आएगा तो वो सारा एप्लीकेशन कुछ ऑनलाइन होगा? एप्लीकेशन प्रोसेस। मतलब इफ एनी स्टूडेंट्स वांट टू जॉइन देयर हाँ हाँ देयर हाँ एज हाँ आर्ट हाँ हाँ स्टूडेंट्स? हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, सब ऑनलाइन होगा। फिर
एक इंटरव्यू, जनरली एक इंटरव्यू होता है उसके बाद जूम पे, जैसे मेरा इंटरव्यू भी जूम में हुआ था। फिर आप इंटरव्यू अगर क्रैक करते हो तो उसके बाद आपको वहां पे बुला लेंगे। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि मोस्टली बच्चों कंप्यूटर प्लस मैथ के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं, तो बच्चों का मेन क्वेश्चन अभी मेरे पास ये आ रहा है कि डाटा साइंटिस्ट जो हम बनना चाहते हैं, ठीक है, हाँ, हाँ। उसके लिए मैथमेटिक्स कितना इम्पोर्टेंट? बहुत। मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी पे ही डेटा साइंस पूरा बेस्ड है। जैसे उसके नाम से पता चलता है, वो बेसिकली स्टैटिस्टिक्स से प्लस कंप्यूटर साइंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। यानी जो हमने स्टैटिक्स, हम बड़ा माइनर सा स्टैटिक्स पढ़ते हैं, मीन मॉड मीडियन, हाँ, और उसके बाद हम जनरली 12th तक स्टैंडर्ड डेविएशन तक ही जा पाते। हाँ। पर वो कॉन्सेप्ट, स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या है, वेरिएंस का मतलब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ढंग से जान लो कि क्या मतलब है और क्या मीन करता है उसका, वो क्या है एग्जैक्टली exactly। तो वो उस पे ही बेस करके अगला अगला लेवल होता है। जैसे बेस थ्योरम है, आप प्रोबेबिलिटी में बेस थ्योरम पढ़ते हो, तो फिर आपका वो कॉम्बिनेशन आता है, बेस थ्योरम और स्टैटिस्टिक्स का कॉम्बिनेशन आता है। तो अगर आप बेस थ्योरम में वीक हो गए, या फिर मीन मीडियन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में आपको थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा, तो फिर आपको दिक्कत होगा। तो इट्स और बेटर अभिनंदन, दैट यू एक क्लियर इट। एक चीज और, कि सपोज दैट हम जनरली जितना सोशल मीडिया या लैपटॉप को हैंडल करते हैं, हाँ। और हम एक्सपर्ट नहीं है, तो क्या हमारा कंप्यूटर में एक्सपर्ट होना भी जरूरी है फॉर दैट रिसर्च? नहीं, नहीं। कंप्यूटर्स में नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। कंप्यूटर में आपको, अगर आप कंप्यूटर में एक्सपर्ट नहीं भी हो, आप अगर मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट हो, दैट इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट टू बी अ डेटा साइंटिस्ट। ओके, नहीं जनरली अगर अगर हम कंप्यूटर साइंस एज ए कैरियर लेना चाहते हैं बाद, हाँ, तो हाँ। उसके लिए हमें कितना कंप्यूटर आना चाहिए, या कंप्यूटर में कितनी मास्टरी होनी चाहिए? बहुत ज्यादा नहीं, आपको जस्ट गूगल करना आना चाहिए। आप गूगल कैसे करते हो, वो बस आप गूगल कर लीजिए, उतना काफी है। आप बाकी आप सीख जाओगे, एक बार फील्ड में आके घुस गए, फिर आपको वो सिखा देगा कि कैसे क्या करना होता है। यू डोंट हैव टू मच एक्सपर्टीज। ओके। अच्छा, दूसरी 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 चीज ये आती है कि जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, चलिए मैथमेटिक्स तो हमारे साथ हो गया, तो बेसिकली स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम आती है मैनेजमेंट, कि हाउ दे विल मैनेज द टाइम टू स्टडी ऑल द थ्री सब्जेक्ट, एज यू नो दैट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ओके, एंड इवन सम सुपर साइंस भी ले लेते हैं, विद बायोलॉजी भी ले लेते हैं, एंड जनरली स्टूडेंट 8th 9th 10th में भी उनका मोर फोकस होता है मैथमेटिक्स और किस पे, साइंस पे। ओके, तो ये टाइम मैनेजमेंट कितना होना चाहिए एज यू थिंक फॉर स्टूडेंट? टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट उस स्टेज पे 8, 9, 10, 11, 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली इंपॉर्टेंट है 11th 12th में। तो वो मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा एक चैलेंजिंग टाइम होता है। आप बच्चे से एडल्टहुड की ओर आते हो, तो इसीलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। पर वही वही फैक्टर होता है जो आपको अलग करता है। तो द पीपल हु मैनेज देयर टाइम वेल एनफ, वो आगे, बहुत आगे बढ़ जाते हैं। तो ओके, हाँ। और दूसरा, कितनी स्टडी मतलब नेसेसिटी है कि इतना कम से कम इतना टाइम आपको स्टडी पे फोकस करना चाहिए? हाँ, वो ये बहुत ही मैं जब हायर सेकेंडरी कर रहा था, जब 11th 12th कर रहा था, तो मन तो आइडियली तो मुझे लगता था कि हाँ ठीक है, 8-10 घंटा पढ़ना चाहिए, पर होता नहीं है उतना। उतना होता नहीं है। मेरे हिसाब से आप दिन में 3-4 घंटा अगर फोकस से पढ़ लो, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस से अगर आप 3-4 घंटा स्पेंड करते हो, तो आई थिंक दैट इज एनफ। पर वो फोकस होना चाहिए। कभी कभार ऐसा होता है कि 3-4 घंटा फोकस करने के लिए आपको 6 घंटा बैठना चाहिए। मतलब तो क्वालिटी स्टडी होनी चाहिए आपको। क्वालिटी स्टडी होना चाहिए, हाँ। और अगर जितना हो सके ट्राई टू एंजॉय इट। वो अगर एक बर्डन बन गया तो फिर बहुत दिक्कत है। सो इफ यू स्टार्ट और एंजॉयिंग इट तो। और एक अभिनंदन, अभी ना आपने बात की थी कि गूगल करना आना चाहिए, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये है कि
गूगल करना आने का मतलब भी हम हमें टच में रहना चाहिए, या गूगल करने आने का मतलब क्या है कि हम वहां से देख सकते हैं कि हाउ वी कैन परस्यू देयर? हाँ, आप देखिए, गूगल एक बहुत इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टूल है जो आप यूज कर सकते हो अपने पढ़ाई में भी और अपॉर्चुनिटी सर्च करने में भी। तो सपोज आपको, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज आपको आर्ट लेके पढ़ना है फ्रांस में, तो आप गूगल में जाइए और फिर सर्च करिए कि आर्ट प्रोग्राम्स, अंडर ग्रेजुएट आर्ट प्रोग्राम्स इन फ्रांस। आपको कई सारे यूनिवर्सिटीज के लिंक्स आ जाएंगे, आप खोल कर देखिए कि उनमें कौन क्या बोल रहा है। तो बेसिकली वो एक क्यूरियोसिटी का जो फैक्टर होता है वो आ जाता है, फिर आप बार बार चेक करते रहते हो। नहीं, अदरवाइज इन योर स्टडी, हाँ, मतलब इन जब हम माई। स्टडी कर रहे हैं, अच्छा। मान लीजिए हाँ। वी हैव चूजन वन कोर्स, और उसमें हम ओके। स्टडी, सपोज कीजिए हमने कंप्यूटर साइंस में ही कोई एक पार्ट ले लिया कि वी आर परसुइंग देयर आवर कैरियर है, तो हाँ, उसमें गूगल कितनी हेल्प करता है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो आप एक स्पेसिफिक टॉपिक लेते हो, आपको आपने उस पे कुछ पढ़ा, हम्म, फिर आपको पता करना है कि इस पे किसने क्या काम किया है, ताकि आप दोबारा वो सेम चीज रिडिस्कवर ना करो। तो आप सर्च हम्म, करते हो कि आप उस टॉपिक का नाम लिखते हो। हम लोग गूगल में और एक वेबसाइट है, उसका नाम है गूगल स्कॉलर। तो हम्म, फिर मैं वहां पे जाता हूँ, जाके किसी रिसर्च टॉपिक का नाम टाइप करता हूँ, तो वहां पे पेपर्स आ जाते हैं कि हाँ ये पेपर हुआ है। फिर मैं चेक करता हूँ कि उन पेपर में किसने क्या काम किया है, ताकि मुझे एक आइडिया रहे, कि फील्ड के बारे में एक आइडिया रहे। तो हम्म। गूगल हमेशा हेल्प करता है, इट्स इम्पोर्टेंट। अच्छा, एक एक चीज और, जो जिस टॉपिक पे अभी आप बात कर रहे हो, क्या हम उस पे कर सकते हैं डिस्कशन, जिस टॉपिक पे आप रिसर्च कर रहे हो, या इट्स समथिंग हाँ। टाइप सीक्रेट टाइप होता है कुछ? हाँ, नहीं नहीं नहीं, कोई सीक्रेट नहीं होता है, कोई सीक्रेट नहीं होता है। तो तो बेसिकली अभी आपका रिसर्च का टॉपिक क्या है? तो मैं एक्चुअली स्मॉल स्पेस कंप्यूटेशन करता हूँ। इसका मतलब है कि हमारे पास उतना स्पेस नहीं है इनपुट स्टोर करने के लिए। ओके। तो उस केस में आप कैसे एल्गोरिदम्स डिजाइन करते हो? तो एज एन एग्जांपल मैं आपको दूंगा, तो उसे स्ट्रीमिंग कहते हैं एक्चुअली। तो उसे ओके। स्ट्रीमिंग एल्गोरिदम्स कहते हैं। तो स्ट्रीमिंग वर्ड से आपको लगेगा, आपको पता चला होगा कि फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स। हम्म, हम्म, तो नेटफ्लिक्स जब आप स्ट्रीम करते हो, तो पूरा फिल्म आपके कंप्यूटर में स्टोर नहीं होता है, वो कहीं से उसका क्लाउड का सर्वर होता है, जहां से वो थोड़ा थोड़ा करके आपको इनपुट देता है, और फिर आपका कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है। तो ओके। उस प्रोसेस पे आप कितना थियोरेटिकल गारंटी दे सकते हो, कितना फास्ट कर सकते हो थियोरेटिकली, हम्म। जिसपे आपका एक मैथमेटिकल प्रूफ है कि हाँ आप इतना इतना इतने स्टेप्स में ये कंप्यूटेशन कर सकते हो। तो मेरा काम है वो थियोरेटिकल गारंटीज देना, कि क्या किया जा सकता है और क्या नहीं किया जा सकता। तो इसमें कितनी का एडवांसमेंट अभी आने की पॉसिबिलिटी है? जैसे आप रिसर्च कर रहे हो, तो और भी लोग कर रहे होंगे इन चीजों पे रिसर्च। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो एक कॉन्सेप्ट, एक एक स्पेसिफिक टर्म है जिसको बिग डेटा कहते हैं। तो अभी ऐसा हो गया है कि इसलिए आप डेटा साइंस में भी लोग इतना इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा डेटा का एक्सप्लोजन हो गया है, बहुत सारे सेंसर्स आ गए हैं, अलग अलग जगहों से बहुत डेटा मिलता है, तो उन्हें स्टोर करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए ये एक बहुत एक्टिव एरिया ऑफ रिसर्च है, बहुत सारे लोग इस पर काम कर रहे हैं। और दूसरी दूसरी चीज ये है कि अभी हम आने वाले टाइम में कितनी का एडवांसमेंट देख सकते हैं आपके वाले फील्ड में? हाँ, ये कहना बहुत ही, ये स्पेकुलेट करना एक्चुअली बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कभी हम्म, कभार क्या होता है कि आपको कोई थ्योरम मिल जाता है जो कहता है कि मतलब, जिसका मतलब होता है कि इस पे और इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता। हम्म, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि कोई नया मॉडल आ जाता है, जैसे अभी आजकल बहुत ये चल रहा है, अभी एटलीस्ट एकेडमिक्स में, एकेडेमिया में चल रहा है क्वांटम कंप्यूटिंग। हम्म। तो जो एक नया मॉडल है जो क्वांटम कंप्यूटर्स बनाते हैं, तो उसके बाद मैं यही स्ट्रीमिंग क्वांटम कंप्यूटर्स में ट्राई करना स्टार्ट कर दूंगा। तो उसका कोई मतलब लिमिट नहीं होता, जब जब तक नए मॉडल्स आते रहेंगे तब तक आप काम करते रहोगे, और डेटा भी आता ही रहता है हमेशा। नहीं, तो फिर इसका कोई आपकी रिसर्च का कोई एंड पॉइंट भी होता है कि यू कैन, आप पहले एक स्टेज से एक स्टेज तक रिसर्च कर ले, तो फिर आप उसके बाद आगे एडवांस हो जाते हो? एक चीज, आपका जो आप दूसरे टॉपिक में तब मूव करते हो जब ऐसा लगता है कि अभी जो प्रॉब्लम्स अभी आप फेस कर रहे हो वो बहुत ज्यादा मतलब हार्ड हो गया है, या फिर आपके पास
या कम्युनिटी के पास वो टूल्स नहीं है जिससे आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, तो फिर कभी कभार वो क्या होता है, वो फील्ड थोड़ा सा मतलब फ्रीजर में चला जाता है। तो फिर आप नए टॉपिक से मूव कर जाते हो। उसके बाद 10 साल बाद कोई टूल या गैजेट डिस्कवर होता है जो आप यूज कर सकते हो, तो फिर आप वापस आते हो उस उस टॉपिक में उसको यूज करने के लिए, एडवांस करने के लिए। ऐसा कोई मतलब हार्ड बाउंड्री नहीं होता है कि जहाँ पे ये कहोगे कि यार ये एरिया खत्म हो गया है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ हमेशा निकल ही जाता है। वो थोड़ा सा बिल्ड करने टाइप होता है, मतलब उस कोई वाल नहीं होता, आप जितना बिल्ड करना है करते रहिए। अच्छा, एक एक चीज और, अभी कुछ क्वेश्चंस हमारे पास आए थे। हिमांशु, कैन आई टेक योर क्वेश्चन? यस। Hello, sir. My name is हाँ, Himanshu Sharma. हेलो हेलो। So my question is that what contribution can computer science give to save environment or to reduce global warming? Global. हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो मैं ऐसे जानता हूँ कि मेरे कुछ कोलीग्स हैं जो सिमुलेशन पे काम करते हैं, वेदर सिमुलेशन पे काम करते हैं। तो वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी एज एज डेज गो बाय हमारा वेदर जो है वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल और इरेटिक होता जाएगा। और ये मॉडल स्पेकुलेशन है, पता नहीं कितना कितना होगा सच में, पर थोड़ा बहुत दिख भी रहा है हम लोगों को कि वेदर इरेटिक हो रहा है। तो उसके लिए प्रेडिक्शन करना बहुत जरूरी होता है, ताकि आप उसके लिए प्रिपेयर कर सको। तो बहुत सारे लोग उस पर काम कर रहे हैं। कहीं कहीं सारे लोग आपको गोल्स देते हैं, जैसे आप सुनोगे कि बाय 2024 हमें कार्बन एमिशंस रिड्यूस करना है इतना, बाय इतना इतना। तो वो जो प्रेडिक्शन जो आता है वो भी इन्हीं मॉडल से आता है। इन मॉडल को डिजाइन करने में कंप्यूटर साइंटिस्ट का बहुत बहुत बड़ा हाथ रहता है। वो लोग डिजाइन करते हैं उसको, डेटा साइंटिस्ट, कंप्यूटर साइंटिस्ट, इंजीनियर्स। तो हाँ, उस तरीके से आप कह सकते हो कि दे हेल्प इन combating environmental problems. और अभिनंदन, आपके वहाँ पे मेडिकल लाइन में भी कोई रिसर्च होती है, कुछ टेक्निकल या डिजाइनिंग इंस्ट्रूमेंट में? उसके बारे में मुझे उतना पता नहीं है, मैं थोड़ा सा आपको पूछ के बताना पड़ेगा मुझे। नहीं, मतलब जैसे आपके रिसर्च के स्कॉलर होते हैं तो आप सिर्फ डाटा साइंस वाले ही होते हैं, तो जो दूसरी रिसर्च करते हैं वो कहीं और होंगे? हाँ, तो वो एक्चुअली क्या होता है कि वो इसीलिए उसको वो लैब अलग अलग होता है। तो इवन इवन तो हम लोग एक यूनिवर्सिटी का पार्ट है, हमारा एक स्पेसिफिक ऑफिस है जहाँ पे मतलब सब कंप्यूटर साइंस के लोग, अलग अलग फील्ड के, कंप्यूटर साइंस के अलग अलग फील्ड के लोग रहते हैं। तो इसीलिए हमें मेडिकोज के साथ बहुत ज्यादा हमें इंटरेक्ट करने का मौका नहीं मिला है। पर हाँ, मैं जिस रेसिडेंस में रहता हूँ वहाँ पे कुछ डॉक्टर्स हैं और ट्रेन कर रहे हैं वो अपने अपने एरियाज में। तो अगर उनको मैं पूछूं तो शायद से मैं आपको बता सकता हूँ कि नहीं, चलिए, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जैसे हम बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी इन एवरी फील्ड, तो हाँ डेफिनेटली रिसर्च तो उस फील्ड में भी हो ही रही होगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो एक मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ जहाँ पे मेडिकल फील्ड में मैं एक रिसर्चर को जानता हूँ जो ये काम कर रहे हैं। तो वो काम कर रहे हैं कंप्यूटर विजन और इमेज प्रोसेसिंग में। उनका काम है कि वो जो स्कैन्स होता है, ब्रेन स्कैन को लेते हैं, उसको क्या कहते हैं, सीटी स्कैन कहते हैं शायद से। तो वो स्कैन को लेकर के उसमें वो कैंसर ढूंढते हैं थ्रू थ्रू इमेज प्रोसेसिंग। और उसका उसका मतलब केवियत ये है कि आपको मतलब आप आंखों से खाली देख नहीं सकते। उसमें आपको अगर एक स्कैन देखोगे आपको लगेगा कि नॉर्मल है, पर आपका आपका जो एल्गोरिथम है वो बोल रहा है कि इसमें एक कैंसर होने का, एक ट्यूमर होने का एक बहुत बड़ा पॉसिबिलिटी है। तो वो एक्टिवली उस पर रिसर्च कर रहे हैं। मतलब उसमें क्या आगे इम्प्रूवमेंट हो सकती है या किस तरह से उसको इम्प्रोवाइज किया जा सकता है? तो इम्प्रूवमेंट ये होगा कि आप कैंसर बहुत अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर लोगे। अगर उन्होंने वो अगर मतलब डिप्लॉयमेंट में जाता है तो फिर आप बहुत अर्ली स्टेज में कैंसर डिटेक्ट कर लोगे, जो एक नॉर्मल डॉक्टर को करने में बहुत डिफिकल्टी आएगा, वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको वो स्कैन में कुछ दिख नहीं रहा है। पर क्योंकि आपका कंप्यूटर बहुत फास्ट है तो वो इमेज प्रोसेसिंग करके उसको पता चल जाता है कि देयर इज सम प्रॉब्लम। तो उस पे एक तरीके का काम है। फिर दूसरा काम है आपका ये फेस रिकॉन्स्ट्रक्शन में भी काम आता है। कभी कभार एक्सीडेंट हो जाता है जहाँ पे आपका फेस डिसफिगर हो जाता है। तो
उसमें भी कंप्यूटर विजन में लोग ये रिमॉडलिंग करते हैं, फिर वो रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, फिर आप उसके हिसाब से सर्जरी होता है। उसमें भी कंप्यूटर एडेड सर्जरी इज अ बिग एरिया। ओके, एंड मैं अभी कुछ लास्ट के कुछ क्वेश्चंस में आऊंगा, क्योंकि अभी हम बिल्कुल अपने एंड में चल रहे हैं सेशंस में। क्वेश्चंस मेरे पास कंटिन्यूसली आ रहे हैं बच्चे, यू कैन रेज योर हैंड, आप भी पूछ सकते हैं, अदरवाइज क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन यहाँ पे देख नहीं पा रहा जो आपके क्वेश्चन चल रहे हैं, तो आप डायरेक्टली भी रेज योर हैंड, आई विल टेक यू ऑनलाइन। ओके, अदरवाइज जितने क्वेश्चंस मैं रीड कर पा रहा हूँ तो वो मैं यहाँ पे देखूंगा भी। तो उसमें से एक फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि जो हम बेसिक स्कूलिंग में एसएसटी और लैंग्वेज पढ़ते हैं, हाँ, ये कितना इम्पोर्टेंट होता है आगे चलकर? ये बड़ा डाउटफुल क्वेश्चन रहता है स्टूडेंट्स के माइंड। एसएसटी बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे भी ऐसा लगता था कि एसएसटी पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं हम लोग। तो आप सोशली अवेयर होते हो, एसएसटी का यही मेन मोटिव होता है कि आप सोशली अवेयर रहो अपने सराउंडिंग्स के बारे में, आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करो सोशल साइंसेस के इवेंट्स में। तो वो इम्पोर्टेंट होता है, और लैंग्वेज भी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि लैंग्वेज का एक यूनिवर्सल स्ट्रक्चर होता है, जितना मुझे ऐसा लगता है कि एक यूनिवर्सल स्ट्रक्चर होता है। तो आप किसी एक लैंग्वेज को अगर बहुत अच्छे से जानते हो, ग्रामेटिकली और थियोरेटिकली, नॉट ओनली स्पोकन, तो आपको दूसरे लैंग्वेज से सीखने में बहुत मदद मिलता है। उसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ऐसा कॉन्क्रीट नहीं है, पर सटल है, इसलिए आपको दिखता नहीं है उतना इमीडिएटली। मींस अगर हम एक सब्जेक्ट एज सब्जेक्ट हिंदी या इंग्लिश पढ़ रहे हैं या कोई भी रीजनल लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हमें उसको भी बहुत अच्छे तरह से सीखना चाहिए। इट विल हेल्प टू लर्न अदर लैंग्वेज, क्योंकि स्ट्रक्चर सेम होता है बहुत सारे लैंग्वेजेस का। ओके, बच्चे क्वेश्चंस आगे हिस्टोरिकल, तो वो पूछ रहे हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन का कितना इफेक्ट वहां के सिटी स्ट्रक्चर में दिखता है। तो ये वो आगे जिन्होंने अभी ताजी क्लासेस कर रहे हैं। नहीं, बहुत मैं एक्चुअली गया हूँ फ्रेंच रिवोल्यूशन, मैंने भी फ्रेंच रिवोल्यूशन पढ़ा था, और मैं एक्चुअली गया हूँ बेस्टाइल, जहाँ पे बेस्टाइल प्रिजन था। वो प्रिजन तो फिलहाल नहीं है, पर वहां पे एक उन्होंने पिलर कंस्ट्रक्ट कर रखा है उस एरिया को मार्क करने के लिए। तो वो मैंने देखा है। आप म्यूजियम्स में जाएंगे तो फ्रेंच रिवोल्यूशन एरा के पेंटिंग्स आपको मिल जाएंगे। और उसका कल्चर में भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है। फ्रांस एक बहुत ही सोशलिस्ट टाइप देश है। वो एग्जैक्टली सही नहीं होगा, पर जैसे आप यहाँ पे पढ़ने आते हो तो आपको फ्री एजुकेशन मिलता है। वो एक्चुअली देखा जाए तो एक ट्रिकल इफेक्ट है फ्रेंच रिवोल्यूशन का, ओके, इक्वलिटी का। और अगर कोई फ्रेंच हिस्ट्री पढ़ के फ्रांस में आना चाहे तो उसको कोई हेल्प होगी? बिल्कुल बिल्कुल, उसको डेफिनेटली हेल्प होगा। एक तो वो मतलब यहाँ पे बहुत हिस्ट्री है, काफी सारे बिल्डिंग्स है, तो पहले बहुत ही he will be happy, he or she will be very happy to be here। मतलब आपको आंखों के सामने वो हिस्ट्री दिखेगा। ओके, एंड अभिनंदन, डेली रूटीन वहां के क्या रहता है, मतलब एज ए इंडियन स्टूडेंट्स, या आपको बेसिक डिफरेंस क्या लगता है कि अगर किसी को स्टडी करनी हो ग्रेजुएशन, तो दोनों में आपको क्या कंपैरिजन लगता है, इंडिया में और उधर? एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे है कि यहाँ पे उतना प्रेशर नहीं है। जिस तरीके का प्रेशर हम लोग इंडिया में फेस करते हैं, उतना प्रेशर नहीं है। जैसे मैंने बोला, आप 9 to 5 सब काम करते हैं, उसके बाद यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू वर्क। तो और हॉलीडेज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। लोग हॉलीडेज को बहुत सीरियसली लेते हैं, वेकेशन को बहुत सीरियसली लेते हैं। आप वेकेशन में जाइए, नहीं जाओगे तो लोग पूछेंगे ये क्या हो गया, वेकेशन में क्यों नहीं जा रहे। तो वो एक मेजर डिफरेंस है। और पर्सनली मेरे लिए दूसरा डिफरेंस है कि मैं यहाँ पे जब आया तो आई स्टार्टेड टू कुक। मैं खाना बनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मुझे हॉस्टल का खाना उतना अच्छा नहीं लगता था। तो ये दूसरा चेंज था। मींस मतलब वो काम के टाइम काम करते हैं, 9 to 5 के टाइम, हाँ, तो उस टाइम वो सीरियसली वर्क करेंगे, एंड उस टाइम आफ्टर वो दैट दे सीरियसली विल। काम करते हैं। हाँ, उस टाइम पे वो फिर कुछ और नहीं करते हैं। फिर उस टाइम पे आपको दिखेगा कि वो काम कर रहे हैं सच में। अच्छा, जो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन,
कि जो बच्चे रिसर्च में सीरियसली इन्वॉल्व होना चाहते हैं उनके लिए कोई गाइडेंस किसी भी टाइप की रिसर्च? क्यूरियोसिटी होना चाहिए आपको उस एरिया में, और आप सवाल पूछते रहिए, हमेशा सवाल पूछते रहिए, व्हाई एंड व्हाट एंड हाउ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये बेसिक टेनेट है, मतलब दिस इज द बेसिक टेनेट ऑफ रिसर्च। नहीं, एक हमारे यहाँ सिस्टम में हमें यही थोड़ी सी दिक्कत आती है कि हम यही नहीं पहचान पाते कि व्हाट वी आर, कि मेरे को करना क्या है। हाँ। और एज ए टीचर हम भी नहीं बता पाते कि तेरे में ये पोटेंशियल है। तो वो हाँ, कैसे वो कैसे इंकलकेट करना है कि सपोज दैट मैं चाहता हूं कि मैंने सिंगिंग करनी है, तो मेरे को लगता तो है पर मेरी हिम्मत नहीं पड़ती, या तो घर वाले नहीं बनने देते, या मेरे को ऐसा लगता है कि क्या करूंगा। सपोज दैट कोई कंप्यूटर साइंटिस्ट बनना चाहता है, घर वाले कहते हैं कि टेक नो, रिसर्च में नहीं जाना, टेक नॉन मेडिकल या मेडिकल, बी अ डॉक्टर एंड समथिंग लाइक दैट। तो उस चीज को कैसे इंकलकेट करते हैं या कैसे फाइंड आउट करते हैं? मतलब अब आप उस स्टेज पे हो जो इस स्टेज से निकल चुके, या अंदर से आती, या अंदर से कुछ वेव्स आती हैं ऐसे? अंदर से आती है। मैं भी फाइट किया हूँ काफी उसके लिए। ओके। क्योंकि नौकरी मिल चुका था, चले जाता नौकरी में, पर मैं फिर फाइट कर रहा था कि नहीं नहीं ये करना है। बेसिकली पॉइंट है कि आप सुनो सबका, पर करो जो आपको सही लगता है। ओके, दैट्स द लास्ट एंड वेरी गुड थिंग, कि जो आपके मन में आए करो उसको। रीथिंक, डिस्कस विद योर पेरेंट्स। बिल्कुल, सबका सुनना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू टेक इनटू अकाउंट एवरी एडवाइस दैट यू गेट। ओके, बट डिसीजन विल बी योर्स। ओके अभिनंदन, थैंक यू। हम 45 मिनट के लिए आपसे टाइम लिया था, बट आज मैंने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं लिए बिकॉज हम थोड़ा सा इसको फोकस करना चाहते थे। तो एनी हाउ स्टूडेंट्स, आई होप इट विल हेल्प यू, एंड नाइस सेशन, एंड थैंक यू अभिनंदन वंस अगेन। थैंक यू। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो। मैं बहुत टाइम से आपको देख रहा हूँ, आप ये ऑर्गेनाइज कर रहे हो, और मैं बहुत इंटरेक्ट नहीं करता हूँ पर दूर से देखता रहता हूँ कि आप। नहीं, चलिए, बहुत अच्छा लगा। और सबसे बेस्ट ये था कि जिस दिन अब आप एफएल टावर जाओ तो उसकी एक छोटी सी क्लिप भेज देना, तो हम अपने स्टूडेंट्स को फॉरवर्ड कर देंगे कि ये देख लीजिए लाइव। बिल्कुल। और बहुत सारे स्टूडेंट्स की मेरे पास एडवाइस आई थी कि अभिनंदन सर को बोलिए कि वो एफएल टावर के नीचे बैठे हैं, वहीं से लाइव करें। अगली बार चलिए, थैंक यू। एंड स्टूडेंट्स, you can also wish, and I'm opening all of you, and once again thank you Anandan for your time, and Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. welcome. I hope all the best for all of you. Okay dear, thank you once again. Okay.